नमस्कार दोस्तों, आर्य कैंपस में आपका स्वागत है और मैं रोबिन त्यागी आज आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ने से पहले आज क्या देखेंगे, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी। तो सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से हमारे अनुच्छेद आए, कहाँ से भाग आए, या जितना भी हमारा इतिहास वो पॉलिटी लिखी गई है वो कैसे लिखी गई है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग की क्लास में आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली में पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूँ सुकरात की। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। तो सुकरात जो विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे, क्या कि ग्रीक विद्वान थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजाओं को बताया था कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो थोड़े से इनके जितने भी कंसेप्ट थे उन्हें किसने फॉलो किया, प्लेटो ने फॉलो किया। प्लेटो ने जो फॉलो किया और उन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया जिसका नाम था द एकेडमी। इनके स्कूल का नाम था द एकेडमी। जो पहला स्कूल था, अगर पेपर में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है वैसे, जो पहला स्कूल था उसका क्या नाम था, द एकेडमी। और किसने खोला था, प्लूटो ने। अब देखो इसमें बात करता हूं मैं, जो प्लूटो का शिष्य रहा द एकेडमी से, अरस्तु इनका शिष्य रहा। और अरस्तु क्या करता है, अरस्तु एक बुक लिखता है जिसका नाम था पॉलिटिक्स, जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और यहां से क्या हुआ कि इन्हें क्या बोला गया, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यहां से अगर ओरिजिन की बात करूं तो क्या क्या रहा कि ये ग्रीक विद्वान थे। अभी तीन ये हमने जनरेशन पढ़ी है, तीनों ग्रीक विद्वान थे। और यहां से क्या करा, अरस्तु एक बुक लिखता है पॉलिटिक्स, और इसी के आधार पे क्या हुआ, राजनीति का जन्म होता है। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे बोलते हैं हम, अरस्तु को। अगर अरस्तु की आगे भी बात करूं तो सिकंदर इनका शिष्य था, जिन्होंने पूरे विश्व पर क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, विजय अभियान चलाया था। अब पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि इनका ऑर्डर भी आ चुका है कि सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु के बाद सिकंदर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो काफ़ी बार पेपर पूछ चुका है। तो अब देखते हैं किसके बारे में। तो हमने ये जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि हम पढ़ेंगे आज भारतीय राजव्यवस्था। अब इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट क्या देखते हैं कि जो राजव्यवस्था है इसमें क्या है कि राज्य और उसकी व्यवस्था। अगर मैं राज्य की अगर बात करूं तो राज्य के लिए क्या चाहिए, एक तो प्रॉपर जनसंख्या, उसके बाद इसका भूभाग, फिर सरकार, और लास्ट में क्या रहेगा, संप्रभुता। ये चार चीज चाहिए किसी राज्य के निर्माण के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका वैसे बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है कि किसी राज्य को चलाने के लिए किन चार चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसकी जनसंख्या, उसका भूभाग, उसमें सरकार और संप्रभुता। अगर भारत को मैं एक राज्य मान के चलूँ तो अब देखना, जनसंख्या है 32, जनसंख्या है अपनी 125 करोड़ बोलते हैं, 121 करोड़ के करीब, एग्जैक्ट डाटा की इतना भी जरूरत नहीं है, 121 करोड़ के। भूभाग भी है, भूभाग के बाद सरकार भी है, और संप्रभुता का मतलब है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये भी है भारत के पास। तो क्या है, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ये बताऊं तो आईएएस ने पूछा था वैसे तो ये क्वेश्चन कि 1947 से पहले क्या भारत एक राज्य था, तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा, इसमें उसका आंसर था नहीं। क्योंकि क्या था, ये संप्रभुता भारत के पास नहीं थी, जनसंख्या थी, भूभाग भी था, सरकारें भी बन चुकी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता उस समय भारत के पास नहीं थी। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में,
पॉलिटी के बारे में, अपने संविधान के बारे में आज मैं बात करता हूँ। तो संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संविधान के बारे में बात करता हूँ तो संविधान दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है कि दस्तावेज के आधार पर दस्तावेज के आधार पर हम क्या करते हैं, संविधान को देखते हैं। दस्तावेज में क्या होता है कि दो टाइप, इसके भी दो टाइप रहेंगे, एक लिखित रहेगा और एक रहेगा अलिखित। लिखित संविधान और दूसरा रहेगा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान यहाँ ये थोड़ा सा देंगे। तो लिखित संविधान का अगर आपको पता ही होगा कि भारत का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कि भारत का कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। उसी के साथ यूएसए का भी लिखित संविधान है। और यूएसए से यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था। ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, ये पेपर में रिपीटेड है ये क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था। तो आंसर लगाओगे क्या, यूएसए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अलिखित में अलिखित की बात आता है, आप क्या आंसर लगाते हो, ब्रिटेन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि अलिखित संविधान ये होता होगा कि वो लिखा नहीं है, लोगों के याद है। ऐसा कुछ नहीं होता। अलिखित संविधान का मतलब ये है, जैसे कि मैं भारत के संविधान की बात करता हूँ तो भारत का संविधान एक डॉक्यूमेंटेशन में है। मतलब क्या, एक बुक में सारा का सारा ये लिखा हुआ है। भारत के जितने भी आर्टिकल है 395 आर्टिकल्स जो सभी के सभी हमारे पास लिखे हुए हैं, एक सुसज्जित वे में लिखे हुए हैं, एक बुक में लिखे हुए हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में मान लो इनके मौलिक अधिकार है वो अलग है, इनकी न्यायिक व्यवस्था है वो अलग है, इनकी जो लोकतांत्रिक विशेषताएं है वो सब अलग है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, अलिखित संविधान। और इसमें भी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जो सबसे बड़ा संविधान, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, किस देश का है। यहाँ क्या रहेगा कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, लेकिन आधार भी यहाँ पे भी क्या होंगे, दो आधार हो जाएंगे। देखो थोड़ा कि इसके दो आधार हो जाएंगे। पहला आधार रहेगा आर्टिकल के आधार पर। आर्टिकल्स के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, आर्टिकल्स के आधार पर। दूसरा क्या रहेगा, शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर कि वह सबसे ज़्यादा शब्द किस संविधान में है, आर्टिकल्स किस संविधान में है। तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है 395 आर्टिकल्स में भारत है पहले नंबर पर, भारत फर्स्ट। और मैं शब्दों की बात करूं उसमें भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और भारत का संविधान है जो शब्दों में वो करीबन 1.5 लाख के करीबन इसमें शब्द लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने बहुत कम बच्चों ने ये इस पे ध्यान दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं अब आर्टिकल में, जैसे बड़ा तो हो गया, लेकिन अब छोटे संविधान के बारे में भी जानो। तो बड़ा भारत हो गया, लेकिन छोटा संविधान है तो सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है और यूएसए के संविधान में 7 आर्टिकल्स है। 7 आर्टिकल्स है। ये आपको बात याद रखनी है। अगर मैं शब्दों में बात करूं तो मोनाको, ये एक देश है विश्व का सबसे दूसरे नंबर पर, मतलब सेकंड प्लेस पर सबसे छोटा देश, इसका नाम है मोनाको। और इसका सबसे जो है करीबन 3800 वर्ड है इसमें, बस केवल 3800 शब्द में ये लिखा हुआ है। मोनाको देश है विश्व का सबसे छोटा संविधान
किसमें, इन वर्ड्स में इसका आंसर रहेगा मोनाको। ये भी आपको याद रखना है। प्लस में क्या रहेगा, इसमें एक बात बताता हूं, जैसे विश्व का सबसे एक नया पॉइंट आपको पता लगा होगा कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश क्या, ये। और अगर मैं सबसे छोटा देश पूछ लूँ विश्व का, तो इसके बाद मान लीजिए नंबर 2 पे ये है, तो नंबर 1 पर देश की बात हो रही है यहाँ पर, वेटिकन सिटी। ये क्या रहेगा, विश्व का सबसे छोटा देश है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे इसकी बात आई थी तो इसकी की भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या कि अगर मैं बात करूं कि भारत का जो संविधान था उसमें जो आर्टिकल्स आए हैं, उसमें नियम आए हैं, कानून आए, वो आए कहाँ से है। हमें पता है जिस टाइम पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी। लेकिन क्या हुआ कि व्यापार के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत पर क्या कि अपना कब्जा जमाने की सोची। उन्होंने क्या सोची, व्यापार प्लस हम क्या करें, भारत पर अपना अधिकार कर लें। तो इसके लिए क्या हुआ, तो उन्होंने काफ़ी भारत में लास्ट टाइम पे 2 युद्ध करते हैं वो, एक तो था प्लासी का युद्ध, प्लासी, और दूसरा रहेगा बक्सर। ये दोनों युद्ध किसने जीत लिए, अंग्रेजों ने जीत लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें क्या कर लिया, जीत लिया। और उसके बाद इनके हौसले बुलंद हो गए। अब क्या हुआ, इन्हें भारत पर जो राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार मिल गए। और इन्होंने क्या किया, 1757 एंड 1764 ये 2 युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 2 याद रखना है, प्लासी पहले, बक्सर बाद में, 1757 और 1764। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब प्लासी का और बक्सर का युद्ध ये जीत गए, इनके इरादे बहुत बुलंद हो गए, जिससे इसके बाद क्या हुआ कि भारत पर कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन अपना स्टार्ट कर दिया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के बड़े अधिकारी थे वो काफ़ी रिच हो गए और कंपनी गई घाटे में। जिससे क्या हुआ कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी। और अब क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी कि रेगुलेट करने के लिए कंपनी को लेकर कुछ एक्ट्स लेके आएगी। और स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्ट लेके आई वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ से जिन एक्टों से सारा कुछ इन्हें जानने के बाद हम देखेंगे क्या कहाँ से क्या हुआ कि पॉलिटी की शुरुआत, सारा कुछ हम यहाँ से लेके चलेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि एक तो होता है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और कहाँ हुई, कलकत्ता। ठीक है। अगर मैं जज की बात करूं तो एलिजा इम्पे जज थे जो फर्स्ट इसके, वो थे एलिजा इम्पे। ये आपको याद रखना है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनता है उच्चतम न्यायालय और बनता है कहाँ, कलकत्ता। और इसके जो फर्स्ट जज थे वो थे अपने एलिजा इम्पे। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे क्या कि जो अब बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसे बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या बना दिया गया इसे, गवर्नर जनरल। अब देखो थोड़ा सा यहाँ क्या हुआ कि हमारे उस समय क्या था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, मुंबई और तीसरी थी अपनी बंगाल। तीसरी प्रेसिडेंसी थी बंगाल। और सभी के पास गवर्नर्स थे, सभी के पास क्या थी, अपनी अपनी शक्तियाँ थी, अलग अलग शक्तियाँ थी। मद्रास के पास अपना गवर्नर था, मुंबई के पास अपना गवर्नर था और उसी के साथ बंगाल के पास अपना गवर्नर था।
अब क्या करेंगे, ये सेंट्रलाइजेशन करेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि शक्तियों का केंद्रीकरण करेंगे। और केंद्रीकरण कैसे किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे इन्होंने नया नाम दे दिया, नया पद दे दिया और तीनों को शक्तियाँ इसमें, दोनों की शक्तियाँ इनमें ऐड करके इसे बना दिया गवर्नर जनरल। मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट पे किसे रख दिया, बंगाल के गवर्नर को। इसके बाद अब देखते आगे, तो ये काम रहा इसमें। इस एक्ट के तहत क्या क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या उच्चतम न्यायालय बना, प्लस में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और क्या हुआ इसमें, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या किया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश जो सरकार थी उस पर क्या होगी, उसकी जवाबदेही होगी। जवाबदेही का मतलब क्या हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो क्या कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट कर रहे थे, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की, जिसमें क्या था, लगान वसूली से लेकर उनकी सेना को लेकर सारा कुछ था, उस जिसमें ब्रिटिश सरकार को वो क्या कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो इतनी हमें बात इसमें देखनी है, किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पेपर में अगर क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस एक्ट से क्या बनता है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्वेश्चन बनता है क्या कि एक बार तो वो कभी कभार पूछता है कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो उसका आंसर आपको क्या देना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और साथ में क्या रहेगा कि जो 1774 में ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो उसका आंसर क्या दोगे, 1774 में कब, 1774 में क्या बना था, कोलकाता न्यायालय बना था। और तो आगे चलती है इसमें, और गवर्नर बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उस व्यक्ति का क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आप ध्यान में रखोगे। वारेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया, प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव थे, और रॉबर्ट क्लाइव के बाद अब नया व्यक्ति आएगा, कौन, गवर्नर जनरल के पद के रूप में नया व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम रहेगा वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें क्या था कि आपको मैंने पहला न्यायाधीश भी बता दिया, कौन, एलिजा इम्पे। वो दोनों तीनों जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट आया था 1781 का, लेकिन वो आपके लिए का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1781 में भी एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो गवर्नर जनरल था, एक तो देखो क्या हुआ, एक तो गवर्नर जनरल बना दिया, और दूसरा क्या बना दिया, कलकत्ता न्यायालय बना दिया, उच्चतम न्यायालय बना दिया कोलकाता को। तो वहां पे दोनों की शक्ति में तकरार होगा, और क्या करेंगे, बाद में गवर्नर जनरल की जो मतलब क्या करेंगे, जो शक्तियां है या जवाबदेही कर देंगे किसे, उच्चतम न्यायालय को। वो आपके लिए काफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे अगला जो एक्ट है 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हम देखेंगे क्या, अब क्या होगा इस एक्ट के तहत, क्या होगा, तो इस एक्ट के तहत अब आएगा कंपनी में द्विवेद शासन। कंपनी के में क्या आएगा, कंपनी में आएगा द्वैध शासन। कंपनी में द्वैध शासन का मतलब क्या है कि कंपनी में द्वैध शासन का मतलब क्या है कि कंपनी में दोहरा शासन मतलब क्या, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि हमारी सरकारें हैं उसमें दो जगह बटी हुई है, एक तो केंद्र में होगी, एक राज्य होगी। ऐसे ही यहाँ होगा, तो दोहरी सरकार है, दोहरी शासन व्यवस्था है। ऐसे ही कंपनी में जो द्वैध शासन की बात करूंगा तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी में द्वैध शासन कब आया, तो कब आया, 1784 में। भारत की अगर मैं बात करूंगा, आगे चलकर बात करेंगे 1919 और 1935, यहाँ राज्यों में और या केंद्र में। ये आगे चल के मैं इनके बारे में आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। लेकिन अगर कंपनी की बात करूं तो यहाँ द्वैध शासन आ गया। दो चीज़ों में अब क्या हुआ, शासन बटेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दूसरा रहेगा क्या,
कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे, ये व्यापारिक मामले देखेंगे, व्यापारिक मामले। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो क्या मतलब किस चीज़ से रिलेटेड थे, वो व्यापारिक मामले देख रहे थे। और उसके बाद राजनीतिक मामले थे जो हमारे इनके कंपनी के, वो कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहा था राजनीतिक मामले। तो इतना हमने इसकी बात कर लिया है। हमने इससे पहले का एक्ट पढ़ लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसके बाद हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम अगला देखेंगे अब क्या क्या रहेगा। अब अगला एक्ट रहेगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट रहेगा, इसमें देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें क्या हुआ कि जो अधिकार पत्र था कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसे उसकी वैलिडिटी कर दी गई। कितने साल की, 20 साल की। मतलब क्या कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था वो कब तक चलेगा, 20 साल तक। जैसे कि चार्टर एक्ट आने स्टार्ट हुए तो 1813, अगला चार्टर एक्ट आएगा 1833 और उसके बाद आएगा 1853। इन्होंने क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि देखो हमने देख रहे हैं जब से कि 1773, फिर 81, फिर 84 और फिर 1813। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब कंपनी सोच रही है कि हम क्या करेंगे, अधिकार पत्र जो लेके आएंगे हम अगले 20 साल बाद लेके आएंगे। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब कंपनी के साथ जो भारत का व्यापार था, किसका, जो अपने भारत के साथ जो कंपनी व्यापार कर रही थी उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगा दी गई और केवल चाय का व्यापार अब कंपनी कर सकती थी भारत के साथ। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि चाय के साथ करेगी कंपनी किसका व्यापार, भारत के साथ। प्लस में कंपनी कर सकती थी व्यापार चाइना के साथ, ये अभी इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। प्लस में क्या हुआ इसमें और देखते हैं क्या रहा कि ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। क्या कर सकते हैं, वो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ईसाई क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये रहा था हमारे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट जब हम देखते हैं 1833 का एक्ट, और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेन पॉइंट्स है उसके। तो अब देखते हैं 1833 का जो एक्ट था, सबसे पहली लाइन क्या, 1833 का चार्टर एक्ट। और सबसे पहली लाइन क्या कि जो कंपनी के साथ जो भारत का, कंपनी के साथ जो भारत का व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त। ये सबसे मेन लाइन थी। कंपनी का जो अधिकार, व्यापारिक अधिकार था, वो अब क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। प्लस में क्या रहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो बेंटिंग अब क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगला पॉइंट हम देखते हैं, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैंने लास्ट में बात करी थी, दोनों तीनों के ध्यान में रखना है। पहले तो रॉबर्ट क्लाइव था, फिर वारेन हेस्टिंग आ गया, और अब अलग नया बंदा आया। कौन, पूरा नाम लिखता हूं मैं इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अब देखते हैं क्या रहा उसमें। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा।
दास प्रथा का उन्मूलन। कि भाई दास प्रथा को अब यह क्या कर रही थी, अंग्रेजी सरकार समाप्त कर रही थी 1843 में। ये पॉइंट काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या हुआ कि अब जो नया भारत का गवर्नर जनरल बना था उसे एक अधिकार दे दिया गया कि वो पूरे देश का बजट तैयार कर सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला था, तो इसका क्या आंसर दोगे, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या अधिकार मिला कि बजट तैयार करने का, बजट तैयार करने का। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। और लास्ट में क्या रहा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, विधि आयोग, विधि आयोग बनाया गया। तो ये 5 से 6 पॉइंट मैंने इसमें 1833 के एक्ट में आपको मैंने बताए हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था कि सभी चीज़ों को याद रखना है। एक तो क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया साथ में। और क्या रहा था इसमें कि जो एक नया आयोग बनाया था, विधि आयोग, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अब अगला, इससे अगले की बात करते हैं। जो अगला एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें इतना कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, लेकिन इसमें हुआ था कि जो नामजदगी का सिद्धांत था इसे खत्म कर दिया गया था। देखो, नामजदगी के सिद्धांत का मतलब क्या है कि मतलब कि कोई ऑफिसर है और उसकी पोस्ट उसके बच्चे को मिल जाए, उसके लड़के को मिल जाए, इस चीज़ को ख़त्म कर कर यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ चलेगी परीक्षा, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। अब क्या हुआ कि जो नए अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नए अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी, नियुक्ति। इतना आपको 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ध्यान में रखना है। अब बीच में 1853 तक हम आ गए हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि 1857 की क्रांति, 1857 की अब यहाँ होगी क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद बहुत से रूल चेंज होंगे। ये फेलियर माना गया था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी, फेलियर माना गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है कि वो जो भारत की जो राज व्यवस्था या शासन है उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि हुआ क्यों था, क्योंकि कुछ चीज़ों में क्या लेके आए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज तो 1858 से स्टार्ट होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ चेंजेस ला रही थी जो लोगों को पसंद नहीं थे। और इसी के दौरान क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसमें क्या होगा कि काफ़ी चेंजेस करेंगे। और इसी के लिए अब 1858 में एक एक्ट आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, 1858 का एक्ट। और वो सारे का सभी मतलब पूरी ईस्ट इंडिया की दशा को चेंज कर देगा। मतलब क्या कर देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत से जो वर्चस्व था या उस पर अधिकार था वो खत्म होकर और सीधा क्राउन के हाथ में वो भारत का जो अधिकार चला जाएगा। तो 1857 की क्रांति में से अगर मैं इस टॉपिक से बात करूं, ये टॉपिक हिस्ट्री में मैं बताऊंगा आपको 1857 वाला, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसका दमन में वो किस पूछता है
कि जो अपना कौन सा वो था भारतीय गवर्नर जनरल कौन था इस समय? गवर्नर जनरल इस समय रहेगा लॉर्ड बेंटिंग। कैनिंग रहेगा, कैनिंग, क्योंकि बेंटिंग तो इससे पहले था और कैनिंग ने क्या किया था, इस चीज का दमन कर दिया गया था। किसका? 1857 की क्रांति का, लॉर्ड कैनिंग ने। और कैनिंग ही अब क्या करेगा, जो 1858 का जो अगला अधिनियम आएगा उसके तहत अब जो गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में चेंज कर दिया जाएगा और नया वायसराय भी, पहला वायसराय भी ये बन जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग बन जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, अंतिम गवर्नर जनरल किसका? भारत का, तो कौन रहेगा? वो लॉर्ड कैनिंग रहेगा। और प्रथम वायसराय पूछ ले उसका भी आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। इसका आपको ध्यान में रखना है। तो 1858 के अब मैं बात करता हूं एक्ट की बात। अब मैं बात करूंगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखेंगे क्या कि अब जो भारत का शासन था, पहली बात जो मैंने की थी, जो भारत का शासन था वो किसके अंडर चला गया? वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, पहली बात। नंबर 2 पे बात करेंगे कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसका पद चेंज कर दिया गया और एक नया पद आ गया, वायसराय। भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और नंबर 2 पे मैंने अभी बात की है कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, उसका पद चेंज कर उसका जो पद था वो चेंज कर और वायसराय कर दिया गया, वायसराय। और वायसराय में मैंने अभी बात ही कर ली है कि वायसराय कौन रहेगा? पहला लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग, कैनिंग आपको याद रखना है, कैनिंग बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में इसका मेन हाथ था। पेपर में ये आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन था गवर्नर जनरल? तो कैनिंग ही आंसर रहेगा उसका। और प्रथम वायसराय की बात करेंगे तब भी इसका आंसर कैनिंग रहेगा। यहाँ से इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, किस एक्ट के तहत मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि जो कंपनी के अंदर द्वैध शासन आया था उसमें क्या हुआ था कि दो चीजें हमारे सामने आई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहे थे? ये व्यापारिक मामले देख रहे थे। और जो कंट्रोलर थे वो क्या देख रहे थे? वो राजनीतिक मामले देख रहे थे। और अब क्या करेगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या क्राउन था, जो भी था, वो क्या करेगी? इस चीज को खत्म कर देगी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अंत हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था? वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। तो क्या हुआ, 1784 में आया और ये क्या कर दिया? ये खत्म कर दिया गया। अब जो नंबर 4 पे मैं बात करूंगा कि जो मुगल सम्राट का पद, जो मुगल सम्राट का पद था, सम्राट का जो पद था, उस पद का भी अंत कर दिया गया। मतलब वो पद भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कौन था उस टाइम पे? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसे क्या कर दिया गया था? जो निष्कासित हो गया था। लेकिन अब क्या करेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इस पद को ही खत्म कर देगी कि ऐसी जो घटना हो आगे जाके ना हो कि कोई दोबारा ये कहे कि मैं सम्राट हूँ और उसके अंदर जो सेना का नेतृत्व करे। इसीलिए क्या कर दिया गया, जो मुगल सम्राट का पद का अंत कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल सम्राट का पद का अंत किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आंसर रहेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। सभी जितने भी मेन क्वेश्चन है वो सभी आपको
क्लियर कराऊंगा। और इसमें आगे देखते हैं क्या रहा। और इसमें क्या हुआ 1858, एक भारत के राज्य सचिव के रूप में, राज्य सचिव के रूप में एक व्यक्ति को चुना जाता है, एक व्यक्ति को चुना गया। क्या हुआ कि जो भारत के राज्य सचिव के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया, किसमें? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। कि अब एक भारत के राज्य सचिव के रूप में एक व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल में हिस्सा ले रहा था, जिसकी जवाबदेही थी ब्रिटिश सरकार को। प्लस में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, एक भारतीय परिषद का निर्माण भी किया जाता है। 15 व्यक्तियों की वो परिषद होती है। तो पेपर में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया है ये भी काफी बार अब हम क्या करेंगे कि जो हमने टॉपिक किया है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन इसमें है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि राज्य के अनिवार्य तत्व कौन से है। मैंने स्टार्टिंग ही कराई थी इससे ही कि राज्य की आपको डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशंस में मैंने ये कहा था कि जो 4 तत्व होते हैं राज्य के वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पहला है जनसंख्या, उसके बाद प्रभुसत्ता, उसके बाद शासन और उसके बाद उसका क्षेत्रफल। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कराया था। और ये जितने भी मैंने पीडीएफ आपके सामने जो दिख रही है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह से क्वेश्चनों को पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने इस पीडीएफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी ऐड किए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर क्या रहेगा? मैकियावेली। उसके बाद पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और ये मैंने आपको क्लास में करा दिया है। तो पॉलिटिक्स शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु। मैंने आपको बताया था सुकरात के बारे में, सुकरात के जो इन्होंने जो थ्योरीज दी थी उसको इनका जो शिष्य था प्लेटो, इसने इसका अनुसरण किया और इसने एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम क्या था? द एकेडमी। और जो प्लूटो के जो शिष्य था, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु। ये मैंने अभी आपको क्लास में कराया है, आपको दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूं। अरस्तु, और इसने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था पॉलिटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स अगर पेपर में आ जाए कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहेंगे, उसका आंसर क्या रहेगा? अरस्तु। ये जो बुक थी पॉलिटिक्स, ये किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। ये मैंने आपको अभी जो क्लास स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग कराई थी उसमें मैंने आपको ये बताया है। तो अगली बात है कि पॉलिटिक्स नामक बुक किसने लिखी थी। तो पॉलिटिक्स मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। जो अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। और मैंने ये पूरा का पूरा ऑर्डर बताया था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर। ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में वो काफी बार पूछ चुका है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो क्या नाम था उसका? अरस्तु। तो अगला आप देखते हैं, अगला पॉइंट देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैंने बताया था ग्रीक विद्वान थे, तो कहां से लिया गया है? ग्रीक से। उसके बाद कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है? इसका क्या आंसर रहेगा? लोकतंत्र, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं, जो मैंने आपको एक्ट्स बताए हैं, जितने भी मैंने आपको एक्ट्स बताए हैं जो रिलेटेड, जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है, जो पेपर में पूछ चुका है, उनके बारे में अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग कराई थी उसमें बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 में ये क्या हुआ था कि 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने आपको
स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें देखो एक बात ध्यान देना कि जो इसने स्टार्टिंग में क्या पूछ लिया, इसकी डेट पूछ ली कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773, और 2-3 चीजें मैंने इसमें बताई है वो बिल्कुल में ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि किस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। और सबसे पहला एक्ट जो आया था 1773, ये पहला मौका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। मैंने बताया ये बात भी आपको कि पहला मौका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि वो क्या करे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर क्या करे, रोक भी लगा सके या अपना हस्तक्षेप बढ़ा सके। ये बात हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर चुके हैं हम इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और ये आ गया। मैंने आपको बताया है कि अगर वो एक्ट पूछ ले, अगर वो एक्ट के बारे में बात करे, वहां 1774 नहीं करना है, वहां 1773 का ही एक्ट करना है। और अपना कौन सा एक्ट रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा वो, ये इसका एक्ट रहेगा। अगर वो उसने अब क्या पूछा है, अब उसने कलकत्ता के जो उच्चतम न्यायालय की बात पूछी है वो एक्ट के द्वारा पूछी है कि वो एक्ट पूछ रहा है कि किस एक्ट के तहत, तो एक्ट रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर वो डेट पूछ ले तो डेट रहेगी 1774। और मैंने इसमें एक बात और नहीं बताई थी कि इसके जो वो थे मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम था उनका, एलिजा इम्पे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 मुख्य, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश था इसका, ठीक है। एक था मुख्य, और वो कौन था मुख्य, एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या रहेगा इसमें, कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आया कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। अब देखेंगे क्या, अब अगला देखो इसने क्या पूछा कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने बताया था द्वैध शासन, ठीक है। कंपनी में क्या हुआ था, द्वैध शासन आया था, जिसमें क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मामले, व्यापारिक मामले देख रहे थे, और जो सैन्य शक्ति के थे या और दूसरे मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहे थे। और किस एक्ट का एक्ट था वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको बता के चला था, तो उसने पूछ लिया अब इसमें से क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में पूछा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब आया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था। और अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन, किस एक एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और जो 1858 तक चलती है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इसने एक्ट पूछा द्वैध शासन, और मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि द्वैध शासन की अगर बात आए कंपनी में द्वैध शासन आया था इस एक्ट के तहत, कौन सा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया। और साथ में एक बात और थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मैं ये भी बता चुका हूं कि 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आएगा यहां इसे खत्म कर दिया जाएगा। ये बात भी मैं आपके साथ कर चुका हूं इसी लेक्चर में। 1858 के जो एक्ट रहेगा उसमें हम इस दोनों चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। अगला क्वेश्चन था इसमें कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। अब क्या था कि जो गवर्नर जनरल था वो अपनी समिति के जो निर्णय थे उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं था, और ये हुआ कब था, ये 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, नोट करना है ये पॉइंट आपको। अगला है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। मैंने आपको बता दिया है 1858 का था भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था। देखो क्लास में मैंने बात की थी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की काया पलट हो चुकी थी। और अब क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे भारत पर राज करने के लिए आएगी। कौन आएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, या आया क्राउन, साम्राज्ञी, जो महारानी थी वहाँ की, वो आई किस पे? भारत पर राज करने के लिए 1858 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका है खत्म। तो 1858 की जो मेन बात थी, एक तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया, प्लस में क्या हुआ कि क्राउन के हाथों में अब शासन आ चुका है। तो साम्राज्ञी कौन नियुक्त होगी 1858 में? ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर आता 1858। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन था कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में क्या आश्वासन शामिल किया था कि क्या करेंगे कि जो देशी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। इसने आश्वासन तो कई दिए थे, लेकिन ये इस आश्वासन पर टिके रहे थे। और वो आश्वासन क्या था कि जो देशी रजवाड़े हैं उनकी स्थिति या उनकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, उन्हें क्या कर चेंज नहीं किया जाएगा उनको। और जो लास्ट था इसमें क्वेश्चन इसमें है कि भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, किस एक्ट के द्वारा निर्मित किया गया। और मैंने बता दिया है कि भारत के सचिव की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, और कब की गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ये क्वेश्चन आपके सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, और आपने अभी देखा भी होगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। जितने भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या और क्वेश्चन जो भी बनेंगे, मैं सभी के सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ से क्लियर करके लेके चला हूँ, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर भी होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।